नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 7 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक है आवर पास्ट, उसका पहला चैप्टर यहाँ पर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। ये क्या है? एक इंट्रोडक्शन है जिसमें ट्रेस किए जा रहे हैं चेंजेस 1000 ईयर के दौरान जो जो चेंजेस हुए। मेनली ये हैं 700 से 1750 के बीच के चेंज। तो यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है, ये है मैप 1। ए सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल अदरीसी। ये जियोग्राफर थे अल अदरीसी, उन्होंने बनाया था वर्ल्ड मैप इन द 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में बनाया था। शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। यहाँ पर उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताया है, जो कि लैंड से लेके और समुद्र तक का पार्ट बताया है। टेक ए लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। इसके पीछे हम देखेंगे मैप 2। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल अदरीसी ने ये बनाया 1154 में। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड here is the detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। तो ये पूरा एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें से हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दर्शाया हुआ है इसमें। जबकि ये क्या है, मैप 2 है। ये जो है ये बाद में बना था मैप 2। मैप 2 वाज मेड इन द 1720 में, 1720 में बना था ये। फ्रेंच कार्टोग्राफर कौन होता है? ए पर्सन हु मेक्स मैप, जो कि मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, मानचित्रकार। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों ही ये जो मैप हैं ये अलग अलग हैं। इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया, एक ही एरिया को दर्शाते हैं ये। इन अल अदरीसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मतलब साउथ की जो चीज़ें थी इन्होंने नॉर्थ में कर दी, नॉर्थ की साउथ में कर दी। साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट द टॉप। और उन्होंने श्रीलंका को कहाँ पर दिखा दिया है? टॉप पे दिखा दिया है, उल्टा कर दिया है ये। और यहाँ पर जो प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक, जो प्लेस के नेम हैं यहाँ पर किस में लिखे हुए हैं? अरेबिक में। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज। मैप में किस तरह से ये स्पेल्ड किया गया है? कनौज। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप 1। जब मैप 1 बना था उसके 600 साल बाद ये वाला मैप बना था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तो 600 सालों में जो सब कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हुई। दिस मैप सीम मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो ये वाला जो मैप है वो हमसे ज़्यादा फेमिलियर है। इसमें श्रीलंका यहाँ पर है और ये इंडिया का नक्शा है, तो ये ज़्यादा फेमिलियर है। और जो कोस्टल एरिया है उसमें डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर के द्वारा ये यूज किया जाता था एंड मर्चेंट्स ऑन देयर बॉयज़ मीन्स जल यात्रा और समुद्री यात्रा। तो समुद्री यात्रा के दौरान मर्चेंट इसका यूज़ करते थे और यूरोपियन सेलर यूज़ करते थे। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी अटलस नोव्यू ऑफ गुलियम डी एस्ले, ये दिखाया गया है इसमें सब कॉन्टिनेंट। Equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods। तो इसका मतलब है कि जो मैप 1 बना था और मैप 2 बना था, इन दोनों में ही जो साइंस है किसकी? कार्टोग्राफी की, वो चेंज हुई। When historians read document, map and text from the past, they have to sensitive to different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। तो जब हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो डॉक्यूमेंट रीड करते हैं, मैप रीड करते हैं और टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट से, दे हैव टू बी सेंसिटिव, उनको सेंसिटिव होना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना पड़ता है उनको, इन विच इंफॉर्मेशन
जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है, इन सब का उनको ध्यान रखना पड़ता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, नए और पुराने जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, वो क्या क्या यूज़ हुए इस दौरान, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, जिस संदर्भ में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की हुई है, कोई सूचना जिस संदर्भ में प्रोड्यूस की हुई है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो जो भाषा है और उसका जो अर्थ है उसके बारे में क्या है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, जो हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, इतिहास के रिकॉर्ड्स हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा में हैं। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि धीरे धीरे ओवर द ईयर, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वो चेंज हुए हैं। मिडाइवल पर्सियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन, जो मध्यकालीन पर्सियन था वो अभी मॉडर्न से अलग था। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, केवल ग्रामर और वोकेबलरी में ही अंतर नहीं आया है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, और टाइम के साथ साथ जो वर्ड्स हैं उनके शब्दों में भी, उनके अर्थों में भी परिवर्तन आ गया है। तो इस पूरे पैसेज का मतलब ये है कि जो पहले जो वर्ड्स थे, ग्रामर थे, और अभी जो हैं उनमें अंतर आया है टाइम के दौरान। टेक द टर्म हिंदुस्तान, यदि हम हिंदुस्तान टर्म को लें, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज़ इंडिया, अभी हाल फिलहाल में हम हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं, पूरा भारत। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो अभी हमारा नेशन स्टेट है उसको। द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी, यदि हम 13वीं सेंचुरी की बात करें, और ये टर्म यूज़ की गई थी मिन्हाज ई सिराज द्वारा। ये था एक क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन, जो कि पर्सियन लैंग्वेज में लिखा था। किसने? मिन्हाज ई सिराज। तो मिन्हाज ई सिराज में क्या लिखा हुआ था? ही मीन दैट एरिया ऑफ पंजाब, जो पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, और गंगा यमुना की जो लैंड है बीच में, ही यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली सुल्तान के, दिल्ली के सुल्तान के अंडर में जो पॉलिटिकल और लैंड आती थी, जो कि हरियाणा, पंजाब, गंगा यमुना इनके क्षेत्र में था, तो उसके लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म shifted with the extent of the सल्तनत, but the term never included साउथ इंडिया। तो जैसे जैसे सल्तनत बढ़ती गई, उस सल्तनत का वहाँ तक का जो एरिया है उसके लिए हिंदुस्तान का यूज़ किया गया वर्ड का, लेकिन उसमें कभी भी साउथ इंडिया कभी भी शामिल नहीं हुआ, दक्षिणी भारत उसमें कभी शामिल नहीं हुआ। बाई कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, यदि हम 16वीं सेंचुरी, अर्ली जो 16वीं सेंचुरी उसकी बात करें, तो बाबर एंड हिंदुस्तान, बाबर ने यूज़ किया हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी ऑफ द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट की जो संस्कृति थी, यहाँ का जो वनस्पति थी उसके लिए, और जो जियोग्राफी की थी उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद। तो ये उसी तरह से था, जो बाबर ने यूज़ किया था वो उसी तरह से था जैसे कि 14वीं सेंचुरी में एक अमीर खुसरो कवि हुए थे, उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया था इसके लिए। वाइल द आइडिया ऑफ ए जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, तो ये जो जियोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के लिए इंडिया जो वर्ड था वो था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे, जबकि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग, पूरे भारत, जो समग्र भारत का मीनिंग है वो उसमें इंक्लूड नहीं था जैसा कि अभी आज है। यदि हम हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते हैं तो पूरे भारत के लिए करते हैं। तो ये अंतर हो गया न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म
दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। तो अभी जो हिस्टोरियन इसको यूज़ करते हैं उसको केयरफुली यूज़ करते हैं क्योंकि पास्ट में कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है। टेक फॉर एग्जांपल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब दूसरी टर्म, पहली तो हमने हिंदुस्तान पढ़ा, अब दूसरी टर्म हम पढ़ रहे हैं फॉरेनर। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। अभी किस लिए यूज होता है? विदेशी के लिए, यानी जो भारतीय नहीं है, बाहर से है, उसको हम फॉरेनर कहते हैं। जबकि इन द मिडाइवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब होता था वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर से इन ए गिवन प्लेस, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। तो जो विलेज जिसमें लोग रहते थे उनके एक कल्चर, एक सोसाइटी होती थी, उससे बाहर दूसरे विलेज से कोई भी आता था तो उसको स्ट्रेंजर माना जाता था, उसको फॉरेनर माना जाता था मध्यकालीन पीरियड में। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, और इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती थी हिंदी में? परदेसी। और पर्सियन में क्या यूज़ की जाती थी? अजनबी। ए सिटी डवेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट डवेलर एज ए फॉरेनर। जो सिटी में रहने वाला था वो फॉरेस्ट में रहने वाले को क्या बोलता था? फॉरेनर। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। लेकिन जो दो लोग जो एक ही विलेज में रहते थे वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। जबकि हो सकता है उनके धर्म भी अलग हों, उनके कास्ट बैकग्राउंड भी अलग हों, लेकिन फिर भी वो फॉरेनर नहीं होते थे। तो ये हो गया दूसरी टर्मिनोलॉजी फॉरेनर। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, जो इतिहासकार थे और उनके क्या क्या सोर्स थे उसके बारे में। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. जो इतिहासकार हैं वो पास्ट के बारे में अलग अलग तरह के सोर्सेज से पता लगाते हैं और ये उस पर डिपेंड करता है कि उनकी किस समय की वो स्टडी कर रहे हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन का नेचर किस तरह का है। Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and the Harshvardhan. तो आपने जो पिछले साल 6th क्लास में गुप्त वंश के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। In this book, we will read about the following thousands year from roughly 700 to 1750. यहाँ पर हम 700 से 1750 के बीच में जो कुछ घटनाएं हुई उनका अध्ययन करेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ कंटिन्यूटी थी किसमें? सोर्सेज में, जो इस पीरियड में हम अध्ययन करेंगे। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो वो जो सिक्के हैं और इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होते थे, आर्किटेक्चर वहाँ का कैसा था, बुक्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स कैसे थे, उस पर डिपेंड करते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते थे। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी भी थी। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे उनके नंबर और वेराइटी बढ़ने लगी। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और वो धीरे धीरे जो फोकस था वो कहाँ चला गया? दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन पे। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो आगे क्या होता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो पेपर सस्ता हो गया और इजीली बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पर आगे बताया हुआ है द वैल्यू ऑफ पेपर क्या थी। कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी जो थी उसके मध्य में ए स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक। एक स्कॉलर क्या चाहता था कि वो एक बुक की कॉपी करे, बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर, पर उसके पास पेपर नहीं था। सो ही वॉश द राइटिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट। तो उसने क्या हुआ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी हाथ से लिखी हुई उसको वॉश किया, जो उस पर लिखा हुआ था। देन ही डिड नॉट वांट, जो कि उसको नहीं चाहिए थी, ड्राइड द पेपर। फिर उसने पेपर को सुखाया और उसको वापस से यूज़ किया।
ए सेंचुरी लेटर, फिर एक सेंचुरी लेटर क्या हुआ बाद में, इफ़ यू वॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। तो आगे क्या हुआ कि कुछ चीज़ हम जब लेने जाते तो पेपर में वो रैप करके दे देता हमें दुकानदार। तो इसका क्या मतलब था कि एक सेंचुरी बाद में वो पेपर इजीली अवेलेबल होने लग गया। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। तो जो कुछ पवित्र जो किताबें थी उसमें को लिखने के लिए काम करने लगे, और जो रूलर हैं वो टाइम टाइम पे उनका कैसा समय चल रहा था उनके क्रॉनिकल लिखने के लिए। लेटर्स, टीचिंग ऑफ द साइंस, साधुओं के जो प्रवचन थे, पिटिशंस हैं, जुडिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं, एंड वो रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स और टैक्सेस के जो रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, ये सब भी पेपर पे लिखे जाने लगे। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर एंड मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो कलेक्ट की जाती थी किसके द्वारा, जो धनी लोग थे, जो शासक थे, जो मोनेस्ट्रीज में रहते थे और टेम्पल्स में। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। तो वो लाइब्रेरी में रख दी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर आर्चिव्स में। तो आर्चिव्स क्या है, ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, जहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट को और मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता था। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चिव्स वेयर द कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो अभी आज के युग में जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो राष्ट्रीय और जो राज्य की जो गवर्नमेंट है, वो अपने आर्चिव्स रखते हैं जिसमें कि वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को और ट्रांजैक्शंस को रखते हैं। तो ये कहलाता है आर्चिव। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट and document provide a lot of detailed information to historians but they are also difficult to use। तो जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट थे इनसे क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती थी इतिहासकारों को, लेकिन इनको यूज़ करना उतना ही कठिन भी था। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं पहले, तो जो स्क्राइब्स थे, जो लेखक थे, वो क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट को हाथ से ही कॉपी करते थे। इफ़ यू एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। तो यदि आपने किसी दोस्त से होमवर्क कॉपी किया है, नकल की है, तो आपको कितना कठिन लगता होगा ये। समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गैस वॉट इज़ रिटन। तो कभी कभी आपको अपने दोस्त की हैंड राइटिंग भी समझ में नहीं आती है और आप गैस करते हो कि क्या लिखा हुआ है। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है आप जब कॉपी करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। इसी तरह से जब मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करते थे तो इसी तरह से होता था। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। तो जैसे ही जो लेखक थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट की नकल करते थे तो अपनी लेखनी में वो कुछ चेंज हो जाता था उनसे, और या तो सेंटेंस या वर्ड। These small differences grew over century of copying until manuscript of the same text becomes substantially different from one another। तो ऐसे ही लिखते लिखते जो बाद में लिख के आता था कई लेखकों के द्वारा, तो कुछ अलग ही होता था वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से। दिस इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो हमें क्या है, अभी जो ओरिजिनल जो लिखी हुई ऑथर के द्वारा मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो नहीं मिल पाती हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपी मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो हमें क्या है, जो बाद के लेखकों ने उनको लिखा उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गैस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो अलग अलग जो स्क्राइब्स थे उन्होंने वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी, तो ओरिजिनल के लिए उनको सभी उनकी स्क्राइब्स की मैन्यूस्क्रिप्ट जो कॉपी हैं वो पढ़नी होती हैं। अब ये फिगर है, यहाँ पर क्या है, पेंटिंग ऑफ स्क्राइब। ये स्क्राइब हैं, इनकी पेंटिंग है। मेकिंग ए कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ये क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को यहाँ पर। दिस पेंटिंग इज़ ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर इन साइज़ है ये वाली जो पेंटिंग है।
बिकॉज ऑफ इट्स साइज कॉल्ड ए मिनिएचर, इसकी साइज़ कम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इस पेंटिंग को, मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती हैं, बस समटाइम मिनी से हम लगा सकते हैं कि ये छोटी होती हैं। यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, दे वर सो ब्यूटिफुल दैट लेटर collectors often took the manuscript apart and sold just the miniature। तो ये केवल इतनी अच्छी होती थी कि केवल जो मिनिएचर हैं उनको बेच दिया करते थे। अब फिगर 2 में दिखाया गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबियन डिफिकल्ट। द नेस्टैलिक स्टाइल जो कि लेफ्ट है इज कर्सिव एंड इजी टू रीड, और जो ये वाली राइटिंग है ये है शिकास्टे ऑन द राइट इज डेंसर और मोर डिफिकल्ट है ये पढ़ने में। ऑन ओकेजन ऑदर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम, तो ऑदर जो होते थे कभी कभी अपनी जो क्रॉनिकल थे जो लिखते थे वो उसको अलग अलग टाइम पे रिवाइज करते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जो हैं जियाउद्दीन वर्नी 14वीं सदी के, रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन, पहले इन्होंने क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, एंड अनदर वर्जन लिखा था 2 year लेटर, 2 साल बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों ही जो क्रॉनिकल थे वो अलग अलग थे, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन, लेकिन इतिहासकारों को ये पता ही नहीं था कि इसका पहला वर्जन है। कब तक, 1960 तक। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, ये एक जो लाइब्रेरी कलेक्शन था उसमें छुपा हुआ था, ये लॉस्ट था। सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो 700 से 1750 के बीच में जो जो चेंजेस आए थे उनका हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। द स्टडी ऑफ द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenge to the historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period। तो इन जो थाउजेंड्स ईयर की स्टडी करना था वो हिस्टोरियन के लिए ह्यूज चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि क्या हुआ था कि स्केल और वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे। इस वजह से डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्सियन। तो इस पीरियड में क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म इन कॉम्बैट। तो इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील, इरिगेशन के लिए पर्सियन व्हील एंड कॉम्बैट के लिए युद्ध के लिए फायर आर्म, जिसमें से यहाँ पर दिखाया हुआ है ये पर्सियन व्हील। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, इस दौरान ही सब कॉन्टिनेंट में नई नई फूड और बेवरेजेस आई, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। Remember that all these innovations, new technology and crops came along with the people who brought other ideas with them as well। जो लोग बाहर से यहाँ पर आए उनके साथ ही कुछ आइडियाज़ आए, नई टेक्नोलॉजी आई और नई क्रॉप आए। As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes। इसीलिए यहाँ पर क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंज हुए, सोशल चेंज हुए और कल्चरल चेंज हुए। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और इसमें मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हुई। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों के जो ग्रुप था उसने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करी, किसके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश के लिए। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्चून, क्योंकि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और यहाँ पर उनका फॉर्चून और ज़्यादा वो अच्छा कर सकते थे। इसलिए वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। तो एक लोगों का जो समूह था वो जो बहुत इम्पोर्टेंट था वो थे राजपूत। ए नेम डेराइव फ्रॉम राजपुत्र,
कहाँ से निकला है ये नाम? राजपुत्र से। द सन ऑफ रूलर, जो रूलर है, शासक है, उसका बेटा राजपुत्र। बिटवीन द 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो 8वीं से जो 14वीं सेंचुरी थी उसके बीच में जो ये वॉरियर्स थे उनके लिए ये यूज किया जाता था, जो कि क्षत्रिय जिनका कास्ट स्टेटस होता था उनके लिए। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर, इस टर्म में जो राजपूत है उसमें केवल रूलर ही नहीं थे, चीफ टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जो भी सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे आर्मीज़ में थे उनके लिए भी ये यूज होता था। ए शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलोर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे, ये बहुत ज़्यादा इनमें साहस था। बट द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत, ये ऐसे थे राजपूत, बाय द पॉक्स एंड बॉट्स, बाय देयर पॉक्स एंड बॉट्स। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड क्षत्रिय, ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, ये क्या थे? लेखकों की कास्ट थी और सेक्रेटरीज की कास्ट थी। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकली ये भी इम्पोर्टेंट हुए। हैबिटेट क्या है? रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, जो एक जगह पे रहते हैं लोग, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कहलाता है हैबिटेट। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो जंगल थे वो खाली होने लगे, एग्रीकल्चर फैलने लगा। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स, कुछ जगह पे ये बहुत ज़्यादा चेंज तेज़ी से हो रहा था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, क्योंकि हैबिटेट में चेंज आया था, जो आवास था जहाँ पर रहने का, इसलिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे वो दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गए, जंगल में रहने वाले लोग। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट, किसान हो गए जो कि फार्मर्स की तरह। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होने लगे, चीफ्टेंस, प्रिस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स के द्वारा। दे बिकम ए पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ये किसका पार्ट हो गए? लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, तो ये पे करते थे टैक्सेस को और गुड्स और सर्विसेज को ऑफर करते थे वहाँ के जो लोकल लॉर्ड होते थे उनको। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमर्ज अमंगस्ट पीजेंट्स, तो इसलिए इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस पैदा हो गया किसमें? फार्मर, किसानों में। सम पसेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी जहाँ पर बहुत फसल होती थी। अदर ऑल्सो कैप्ट कैटल, कुछ जानवरों को रखते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन्स, तो जो वैसे सीजन होते थे उसमें कुछ और काम भी वो करते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल ग्रुप्ड इनटू जातीज एंड सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, तो इस तरह से जब डिफ्रेंशिएट होने लगे लोग तो उनको एक ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे कि जाति जो कहते हैं, सब कास्ट हैं उनमें बांट दिया गया और उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के अनुसार उनको रैंक किया जाने लगा। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, लेकिन ये रैंक जो थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, तो जो भी जाति के मेंबर होते थे उनके क्या इन्फ्लुएंस हैं, क्या पावर हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, उस पर ये डिपेंड करता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक ही जाति के जो स्टेटस होता था वो हर एरिया में अलग अलग हो सकता था। जाति फ्रेम्ड देयर ऑन रूलर्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, तो जाति में फिर क्या होता था, अपने अपने रूल रेगुलेशन होते थे कि अपने मेंबर्स को कैसे वो मैनेज करें।
These regulations were enforced by an assembly of the elders described in some area as the जाति पंचायत। तो वो जाति में जो एल्डर्स होते थे, बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो उनको मैनेज करते थे, उनको और उनको उनकी क्या कहते थे, उनको जाति पंचायत। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ देयर विलेजर्स। सेवरल विलेजर्स वर गवर्न बाय ए चिफ्टेंस टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। फिर मिलके क्या बनाते थे, स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। यहाँ पर रीजन एंड एम्पायर, कौन से रीजन थे और क्या एम्पायर था, कौन कौन से क्षेत्र थे और वहाँ पर किसका साम्राज्य था। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक और मुगल एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में चोल, थर्ड चैप्टर में तुगलक एंड फोर्थ में मुगल के बारे में। तो ये सब क्या थे, लार्ज स्टेट थे ये, और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर रखा था। इस संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति, एक संस्कृत प्रशस्ति है जो कि आप सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, वो किसकी प्रशंसा करती है संस्कृत प्रशस्ति, दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल कब तक था, 1266 से 1287। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गौड़ा इन द ईस्ट टू द गजाना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट। तो ये कहाँ से था, ईस्ट में तो बंगाल से और वेस्ट में अफगानिस्तान तक। एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, द्रविड़, साउथ इंडिया भी अपने आप में समेट के रखा था इसने। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मीज़। तो इसकी आर्मी से ये सब जो लोग थे वो वहाँ पर इसकी आर्मी का शासन था, इसकी आर्मी वहाँ तक फैली हुई थी। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एक्सएग्रेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इसको हिस्टोरियन इसको इस तरह से देखते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत ज़्यादा कह दिया गया था इस संदर्भ में। बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये समझने का प्रयास भी किया कि क्यों शासक ऐसा क्लेम करते थे कि वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट पर उनका कंट्रोल है, इतने सारे पार्ट पर। यहाँ पर ये मैप 3 दिया हुआ है, इसमें प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद तुगलक का राज था, तो उसके ये क्षेत्र बताए गए हैं। रीजन अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन शॉर्ट्स मसालिक अल अवसार फी मामलिक अल अमसार ऑफ शहाबुद्दीन उमारी, इसने ये लिखी थी। इसमें ये बताए गए हैं किसके, मोहम्मद तुगलक के जो क्षेत्र में आते थे वो पार्ट। तो ये यहाँ पे बारी बारी से सब दिखाए हुए हैं। देन आते हैं लैंग्वेजेस एंड रीजन, भाषा और क्षेत्र। इन 1318 में द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ द लैंड। जो हमारी ये भूमि है, ये सब कॉन्टिनेंट है, इसमें अलग अलग लैंग्वेज थी सब जगह, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वाशमुद्री इन सदर्न कर्नाटका में, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश में, गुजरी इन गुजरात में, मावारी इन तमिलनाडु में, गौरी इन बंगाल में, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was a Sanskrit which did not belong to any region. केवल एक संस्कृत ऐसी भाषा थी जो एक पर्टिकुलर रीजन से संबंधित नहीं मानी जाती थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डोंट नो इट। तो ये एक बहुत ही पुरानी भाषा थी और जो सामान्य जनता थी वो उसको नहीं जानती थी। ओनली द ब्राह्मण डू, ब्राह्मण इसको यूज़ करते थे, जानते थे। मेक ए लिस्ट, ये कोई एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट, देन बाई 700 मैनी रीजन ऑलरेडी possessed distinct geographical dimension।
उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जियोग्राफिक डायमेंशन थी 700 ईस्वी तक। एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सबके अपने अपने कल्चर और लैंग्वेज। यू विल लर्न मोर अबाउट दी चैप्टर इन 7 में आपको पता लगेगा। देयर वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, अलग अलग वंश राज्य करते थे हर क्षेत्र में। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट, और इनमें आपस में स्टेट में आपस में संघर्ष चलता रहता था, आपस में लड़ाई चलती रहती थी। ओकेजनली डायनेस्टिक लाइक द चोल, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में था और अलग अलग रीजन थे ये जिनमें कि इन सब का राज्य था। नोट ऑल दीज एम्पायर पर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, ये सारे जो एम्पायर थे वो इक्वली स्टेबल नहीं थे और न ही सक्सेसफुल थे, कोई सक्सेसफुल था कोई नहीं था। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी में, 18वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया, इसका पतन होने लग गया। इट लेड टू द री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट, तो इसने क्या किया, रीजनल स्टेट इसमें री एमर्ज होने लगी इस पीरियड में। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल्स हैज अल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन, तो इस तरह से उस रीजन के कैरेक्टर अल्टर होने लगे। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट व्हेन द लीगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल ओवर देम, और इससे क्या होने लगा, सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रीजन वर लेफ्ट विद लीगेसीज ऑफ द, तो बिग और स्मॉल स्टेट की जो लीगेसी थी, जो जिन्होंने शासन किया था वो वहाँ पर स्थापित होने लगी। दिस वॉज अपेरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन, इससे क्या होने लगा, अलग अलग ट्रेडिशन आने लगी और शेयर्ड, आपस में शेयर होने लगी जो परंपराएं। इन द रियाम्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अलाइड कल्चर एंड लैंग्वेज थ्रू द, तो इस तरह से इकोनॉमी जो थी और अलाइड कल्चर थी और लैंग्वेज विकसित होने लगी। दो द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, तो अलग अलग रीजन एक ही आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए। दिस रीजन फेल द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, तो इन्होंने खुद की पहचान तो छोड़ी नहीं, उसके अलावा जो पैन रीजनल जो इम्पैक्ट था जिस भी रीजन का, उसको भी इन्होंने इंटीग्रेट किया, उसको भी अपने अंदर समाहित किया। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म। द 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री दैट आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस, तो जो 700 से 1750 के बीच में जो डेवलपमेंट हुए और मेनली रिलीजियस ट्रेडिशंस में जो डेवलपमेंट हुए उनको यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम डीपली पर्सनल, जो लोगों का विश्वास होता है डिवाइन में वो डीपली उसका पर्सनल होता है, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये कहीं पर भी ये कलेक्टिव भी होता है। कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसीज, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities, तो जो लोकल कम्युनिटीज होती है उसका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उससे ये कनेक्टेड होता है रिलीजन। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर सो डू डिड देयर बिलीव्स, तो इसलिए जब सोशल वर्ड उनका बदलने लगा ग्रुप्स का अलग अलग राज्यों के आने से, तो उनके बिलीव भी बदलने लगे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म, तो इस पीरियड के दौरान जो हिंदुइज्म हम कहते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, नए नए देवताओं की पूजा होने लगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाई रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी, तो इस दौरान जो रॉयल्टी थी जो शासन कर रहे थे उन्होंने मंदिरों को बनवाना चालू किया और इस दौरान ब्राह्मणों की पुजारियों की इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, ये डोमिनेंट ग्रुप होने लगे सोसाइटी में। द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी,
क्योंकि ब्राह्मणों को संस्कृत की नॉलेज थी तो इसलिए उनकी सोसाइटी में सम्मान उनका बढ़ने लगा. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching the prestige. तो जो उनके पैट्रॉन थे, पैट्रॉन मीन्स an influential wealthy individual who support another person, an artist, a craft person, a learned man or a novel. जो वहाँ का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या पर्टिकुलर रीजन का जो वेल्दी पर्सन होता है, या कह सकते हैं एक जो वहाँ का प्रभाव शासक जो होता है, प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है, वो किसी आर्टिस्ट का, क्राफ्ट पर्सन का, लर्न मैन का या नोबल का जब सम्मान करता है तो उसको बोलते हैं पैट्रॉन. तो ये है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट पोजीशन जो थे वो सपोर्ट करते थे किसको, जैसे ब्राह्मणों को और जो भी विद्वान लोग होते थे उनको. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. तो सबसे बड़ा आइडिया था इस दौरान भक्ति का उदय. ऑफ लविंग ए पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट और एलेबोरेट रिचुअल्स. तो भक्ति वो थी जिस पे व्यक्ति अपने खुद के पर्सनल उससे अपने जो देवता थे या देवी देवताओं तक वो पहुंच जाता था. अपनी किसी रिचुअल की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी पुजारी की रिचुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन अदर ट्रेडिशन. इन चैप्टर 6 में आप इसके बारे में पढ़ोगे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. इसमें नए नए रिलीजन भी आई. मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट बॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी. 7वीं सेंचुरी में जो यहाँ पर व्यापारी आए, माइग्रेंट आए, और वो यहाँ पर के लिए क्या लेके आए, होली कुरान. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक. मुस्लिम क्या करते हैं, जो कुरान है, पवित्र कुरान को उनकी पवित्र बुक समझते हैं या रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं. एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड. और एक ही भगवान पे विश्वास करते हैं जिसको कि वो अल्लाह बोलते हैं. हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड. जिन जो अल्लाह है उसकी जो प्यार है, उसकी जो दया है और उसका जो बाउंटी एम्ब्रेस है वो सबके लिए है जो कि उस पर विश्वास करते हैं और जो कि कोई भी बैकग्राउंड के हों, उससे कोई मतलब नहीं है. मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट. तो यहाँ पे जो बहुत सारे शासक थे वो इस्लाम को मानते थे और उलेमा होते थे जो उनकी बारे में पढ़ाते थे. एंड लाइक हिंदुज़्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर. जो फॉलोअर हैं इसके, इस्लाम के मानने वाले, वो अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं. देयर वर द सिया मुस्लिम हैं हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली. जो सिया मुस्लिम है वो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, उनको मानते हैं. वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम. उनको लीडर मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का. और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी, उनको मानते हैं. एंड द सक्सेसेड खलीफाज को मानते हैं. देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड शाफी mainly in India, and theology and mystic tradition. नेक्स्ट पार्ट है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में सोचना. हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स. वो उस तरह से नहीं देखते कि घंटे पास होते जा रहे हैं, डे पास होते जा रहे हैं, ईयर पास होते जा रहे हैं. एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. टाइम ये भी बताता है कि किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुए हैं. इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीफ. और इसके साथ साथ आइडियाज़ और बिलीफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं. द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्जर सेगमेंट पीरियड. तो इस तरह से जो पास्ट की स्टडी की जाती है वो उसको डिवाइड करके पीरियड्स में फिर की जाती है. दैट पसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक जैसे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के मिडिल में
ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। तो ये आइडिया इस पे बेस्ड था कि जो रूलर, जो शासक हुए, उनके जो रिलीजन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है। देर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हुआ इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इस डिवीजन में क्या है, जो यहाँ की रिच डाइवर्सिटी है सब कॉन्टिनेंट की, उसको इग्नोर कर दिया गया। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो द पीरियोडाइजेशन टुडे। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो पीरियोडाइजेशन फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट। कि जो मेजर एलिमेंट हैं अलग अलग मोमेंट में पास्ट में, उसके इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर क्या हैं उसको देखते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, जैसे कि हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, जो कि गाँव में, कस्बों में रहते हैं, अर्ली एम्पायर्स, अर्ली किंगडम जो हैं। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड मिडाइवल, मध्यकालीन भारत के बारे में यहाँ पर जानेंगे हम। You will find out more about the spread of peasant society, the rise of regional and imperial state formation, sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism कैसे हुआ, Islam as a major religion and the arrival of European trading companies कैसे पहुँची यहाँ तक, ये सब जानेंगे। The thousands year of Indian history witnessed considerable changes हुए हैं। After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th और 11th। जो 16वीं और 18वीं शताब्दी हैं वो बहुत ही अलग हैं, किससे, 8 और 11 से। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। अलग अलग हैं दोनों ही। Modernity carries with its sense of material progress हुई है modernity में, and the intellectual advancement हुआ है। This seems to suggest that medieval period was lacking in any changes whatsoever, but of course we know this was not in the case। मतलब medieval जो period है उसमें भी change हुए थे। During these 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। तो इन 1000 ईयर के दौरान जो सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी, प्रॉस्पेरिटी आई यहाँ पर, जिसने कि किसको अट्रैक्ट किया, यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको। As you read this book, look out for sign of change and the historical processes at work. Also, whenever you can, compare when you read this book with what you read last year. Look out for change and continuity where you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same। क्या क्या आपके आसपास चेंज हुआ है और क्या सेम है, तो ये आप देखें और उसको समझें। तो आज हमने पढ़ा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।